नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार और आज के सेशन की बात करें तो बाजार में आज काफी उतार चढ़ाव दिखा। ग्लोबल बाजारों में दबाव रहा और इसका असर भारतीय बाजारों पर भी पड़ा। निफ्टी 53 अंकों की गिरावट लेकर बंद हुआ। निफ्टी बैंक खरीद निशान में टिकने में कामयाब रहा। लगातार दूसरे दिन निफ्टी बैंक में बढ़त रही और आज आईसीआईसीआई बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में अच्छी खरीदारी दिखी। मिड कैप इंडेक्स भी आधा % की तेजी के साथ क्लोज हुआ। लगातार छठा सेशन था जब मिड कैप्स में अच्छी बाइंग देखने को मिली है। वहीं मेटल, पावर और सीमेंट स्टॉक्स में आज का सेशन जो था वो सुस्त बाजार में मोमेंटम भरा था। क्रूड की कीमतों में तेजी से तेल, गैस और साथ ही ऑयल एक्सप्लोरेशन शेयर्स भागे। हालांकि आईटी, फार्मा और ऑटो में आज मुनावसूली देखने को मिली। अगर संस्थागत निवेशकों के आंकड़े देखेंगे तो एफआईएस की ओर से बिकवाली हुई आज 483 करोड़ की और डीआईएस ने बिकवाली की है 380 करोड़ की। हमारे साथ आज के एक्सपर्ट हिमांशु गुप्ता मौजूद हैं ग्लोब कैपिटल से। वो आपके तमाम सवालों को के आंसर देंगे और साथ ही आपको बता दें हर रोज की तरह कि ये शो फेसबुक, ट्विटर पर लाइव भी, तो अपनी क्वेरीज आप वहां भी हमें भेज सकते हैं। हिमांशु, स्वागत है आपका इस शो में। सबसे पहले तो क्विकली कल के लिए कमेंट। आज थोड़ी वॉल्टिलिटी देखने को मिली और फाइनली बाजार थोड़े दबाव के साथ बंद हुआ है। कल के लिए क्या इंडिकेशंस हैं और लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट होंगे? शुक्रिया दीपाली जी, गुड इवनिंग। देखिए, बिल्कुल थोड़ा सा 14,200 के साइकोलॉजिकल लेवल्स के टेस्ट करने के बाद बाजार में थोड़ी सी ऊपरी लेवल से मुनाफा वसूली देखने को मिली। और मैं समझता हूं दीपाली जी कि जिस तरह से यूएस में आज जो इलेक्शंस का जिस तरह से आउटकम अवेटेड था, उसके चलते थोड़ा सा डाउ फ्यूचर्स में जिस तरह से इंट्राडे के स्विंग्स देखने को मिले, उसी के चलते हमारे भारतीय बाजारों में भी आज इंट्राडे में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी देखने को मिली। जहां तक कल के ट्रेंड की बात है दीपाली जी, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक जो तेजी का ट्रेंड है वो इंटैक्ट है और अभी तक कुछ भी ऐसा कोई खास बड़ा बदलाव नहीं हुआ है जिसकी वजह से यहाँ पर जो बड़ी कॉल है उसमें कोई चेंज ऑफ स्टैंड करने की जरूरत है। जहां तक लेवल्स की बात है दीपाली जी, मुझे लगता है कि 14,000 13,950 ये जो जोन है ये अच्छा सपोर्ट जोन बना हुआ है निफ्टी के लिए। जब तक बाजार इसके ऊपर यहाँ पर सस्टेन्ड है, यहाँ पर कोई भी इंट्राडे में अगर कोई गिरावट मिलती है तो वो क्लियरली खरीदारी का मौका रहेगा। अपसाइड में मुझे लगता है कि 14,150 14,200 एक हर्डल रह सकता है इनिशियली कुछ दिनों के लिए, बट मुझे लगता है कि 14,300 तक के टारगेट जो है वो निफ्टी में आने वाले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकते हैं। निफ्टी बैंक दीपाली जी मुझे लगता है कि एक अच्छा कैंडिडेट है जहां पर एक आउट परफॉर्मेंस मुझे लगता है कि आगे चल के भी देखने को मिल सकती है। 31,500 के रेजिस्टेंस को पार करने के बाद मुझे लगता है कि निफ्टी बैंक यहां पर थोड़ा सा और तेजी दिखा सकता है और कल और आने वाले सेशन में एक आउट परफॉर्मेंस भी निफ्टी बैंक में देखने को मिल सकती है। तो वहां पर मुझे लगता है कि 32,500 के एक शॉर्ट टर्म टारगेट के लिए गिरावट पे खरीदारी करके चले और 31,500 31,600 के आसपास मुझे लगता है कि जो गिरावट है वो एक खरीदारी का एक अच्छा मौका बनता है। ठीक है, तो लेवल्स आपको बताए गए हैं और फिलहाल डिप्स पर खरीदारी का ही सजेशन है मार्केट्स में। चलिए बातचीत करते हैं अब कॉलर से। अचिंत चौधरी असम से हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। अचिंत नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? तो सर मेरा सवाल था सर, मैंने सर जीएमडीसी का खरीदारी किया था सर। मैंने 60.86 पर शेयर में मैंने हेलो जी ठीक है मैम, मैंने 60.86 पर शेयर मैंने खरीदारी किया था। तो अभी मुझे बताएंगे अभी, क्योंकि आज थोड़ा इसका भाव थोड़ा ही है, तो अभी मैं इसको होल्ड करूं या सेल करूं? बताइए हिमांशु, क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? इनका जो खरीदारी का प्राइस है वो 61 रुपए के आसपास का है। इनके भाव के नजदीक ही ट्रेड हो रहा है। ये स्टॉक क्या करना चाहिए? दीपाली जी, मेरा ऐसा मानना है कि इस स्टॉक में एक अच्छा ब्रेकआउट 54-55 रुपए के ऊपर आता हुआ देखने को मिला था और 60-61 रुपए के जोन में थोड़ा सा एक अप ट्रेंड चैनल का एक सप्लाई रेजिस्टेंस जोन है, जिसके चलते हमने देखा कि 60-61 रुपए के लेवल को टेस्ट करने के बाद थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन यहाँ पर बनता हुआ देखने को मिला है। मेरी इनके लिए जो सलाह है वो ये रहेगी कि यहाँ पर थोड़ा सा इसमें समय दें। चार्ट सेटअप थोड़ा पॉजिटिव है। 54 से 55 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाएं और यहां पर अभी पोजीशन को होल्ड किया जा सकता है। मेरा ऐसा मानना है कि 55-56 रुपए तक का एक डिप जरूर यहां पर आते हुए देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके बाद जो चार्ट सेटअप है वो काफी पॉजिटिव है और एक बार स्टॉक 60-62 रुपए के ऊपर यहां पर क्लोजिंग देता है तो मुझे लगता है कि 72 रुपए तक के मीडियम टर्म में टारगेट जीएमडीसी में देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल यहां पर बने रहें 54 रुपए के एक स्टॉप लॉस के साथ। 54 के एक स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कीजिए अपनी इस पोजीशन को, यही सजेशन है। इसके अलावा गोविंद झा ने एक सवाल भेजा है ट्विटर पर और जिंदल 100 पर इनका सवाल है। 72 रुपए 50 पैसे के प्राइस पर 100 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं
और जानना चाहते हैं कि अब क्या करना चाहिए इनको, क्योंकि 82 पर ट्रेड हो रहा है स्टॉक, तो 10 रुपए का फायदा इनको हो रहा है। निकल जाए या फिर होल्ड रखें इस पोजीशन को? दीपाली जी, मेरा ऐसा मानना है कि स्टॉक का सेटअप पॉजिटिव है, लेकिन 84-85 रुपए के जोन में थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस यहां पर आते हुए देखने को मिल सकता है। तो अगर ट्रेडिंग का नजरिया है तो मेरी सलाह रहेगी कि 84-85 रुपए के जोन में यहां पर मुनाफा बांध सकते हैं। लेकिन अगर ये लंबी अवधि की इन्वेस्टमेंट है तो मुझे लगता है कि यहां पर बने रहें। 70 रुपए के एक पोजिशनल स्टॉप लॉस के साथ इस पोजीशन को इन्वेस्टमेंट के तौर पर होल्ड किया जा सकता है। पवन है हमारे साथ छपरा बिहार से। पवन जी नमस्कार, बताइए सवाल अपना। चलिए, इनसे बातचीत नहीं हो पा रही। गुड लक इंडिया एक स्टॉक है जिन्होंने खरीदा हुआ है और जो इनका खरीदारी का भाव है हिमांशु, वो 40 रुपए का है। 70 रुपए के आसपास ये ट्रेड हो रहा है। तो क्या सजेशन इनके लिए रहेगा? इस स्टॉक में अच्छा मुनाफा हो रहा है तो होल्ड करें या फिर रखे रहें इस शेयर को? दीपावली जी, बहुत ही शानदार ब्रेकआउट आज के सेशन में देखने को मिला है। गुड लक इंडिया में 20% के ऊपरी क्लोजिंग हुई है और मुझे लगता है कि यहाँ पर कल के सेशन में भी एक अच्छा गैप अप, जिस हिसाब से पर ह्यूज वॉल्यूम्स हैं यहाँ पर आज के सेशन में बनते हुए नजर आए हैं। कल के सेशन में भी मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पर 10 से 15% के गेन ओपनिंग सेशन में एटलीस्ट देखने को मिल सकते हैं। तो दीपाली जी, 40 रुपए की खरीदारी पर मुझे लगता है कि लगभग 80-85 रुपए का अगर इनको कल का भाव मिलता है तो लगभग दुगनी यहाँ पर इनको रिटर्न देखने को मिल सकती है। तो मेरी सलाह रहेगी कि यहाँ पर ये मुनाफा बांध सकते हैं और मुझे लगता है कि बहुत ही शॉर्ट टर्म में इनको ऑलमोस्ट 100% का गेन मिल रहा है, तो वहां पर प्रॉफिट बुक किया जा सकता है। ठीक है, तो फिलहाल होल्ड कीजिए। 80 रुपए के टारगेट्स के लिए बने रहिए और वहां पर आप मुनाफा ले सकते हैं। फेसबुक के जरिए लोकेशन सवाल भेजे। पीएनबी गर्ल्स पर 1000 शेयर्स 47.7 का परचेसिंग प्राइस है। दूसरा स्टॉक है सेल का, जहां पर 57 का बाइंग प्राइस है। पीएनबी गर्ल्स इनफैक्ट आज काफी स्ट्रॉन्ग मूवर था, भी इनके बाइंग प्राइस पर ट्रेड हो रहा है। सेल में इनको अच्छा मुनाफा हो रहा है। व्यू दोनों में ही शॉर्ट टर्म का है। तो शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से बताइए क्या करना है दोनों शेयर्स में? दीपाली जी, पीएनबी गिल्ड्स में एक अच्छा ब्रेकआउट आज के सेशन में देखने को मिला है। मुझे लगता है कि यहाँ पे बना रहा जा सकता है। 44 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाकर पोजीशन में बने रहे। मुझे लगता है कि यहाँ पर आने वाले दिनों में 60 रुपए तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। वहीं पर दूसरी ओर अगर सेल की बात की जाए दीपाली जी, तो यहाँ पर हमने देखा कि तमाम मेटल स्टॉक्स में एक बहुत अच्छा रनअप यहाँ पर आते हुए देखने को मिला है। और नियर टर्म में, जैसा कि आपने बहुत बताया कि एक शॉर्ट टर्म का व्यू है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर 75 से 80 रुपए के आसपास थोड़ा सा रेजिस्टेंस जोन है। तो यहाँ पर अगर आप स्टॉप लॉस लगाना चाहें तो 72 रुपए के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर बने रहें। 75-80 का जोन अगर ये स्टॉक पार करता है तो मुझे लगता है अगला पड़ाव ये स्टॉक 90 रुपए तक के दिखा सकता है और वहां पर ये मुनाफा वसूल कर सकते हैं। ठीक है, अगले कॉलर से बातचीत करते हैं और बातचीत करने के लिए हमारे साथ भरत हैं जामनगर गुजरात से। भरत नमस्कार, बताइए सवाल अपना। नमस्कार सर, मेरे पास अदानी ग्रीन का 150 शेयर है। 525 में लिया था लॉकडाउन में, तो अभी क्या करूँ? तो अब तो दुगना हो चुका है आपका निवेश और शानदार मुनाफा हो रहा है। लेने चाहिए प्रॉफिट्स या फिर होल्ड रखें अदानी ग्रीन्स? मेरी सलाह रहेगी कि एटलीस्ट यहाँ पर 50% जो है वो प्रॉफिट यहाँ पर ये बुक किया जा सकता है। जैसा कि अभी आपने डिस्कस किया कि ऑलरेडी लगभग दुगना यहाँ पर मुनाफा हो चुका है, तो यहाँ पर आधा मुनाफा बांध सकते हैं कम से कम। और जो बची हुई पोजीशन है, अगर ये इसको मीडियम टर्म के पर्सपेक्टिव से होल्ड करना चाहते हैं तो मेरी सलाह रहेगी कि 950 रुपए के एक पोजीशनल स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर बची हुई पोजीशन को होल्ड किया जा सकता है। ठीक है, तो सजेशन आपके लिए रहा है अदानी ग्रीन्स में थोड़ा प्रॉफिट्स ले सकते हैं, थोड़ी पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। कमल महाजन ने सवाल भेजा है डालमिया शुगर पर 105 की बाइंग है, 400 शेयर्स है। व्यू इनका शॉर्ट टर्म का है, जानना चाहते हैं शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से डालमिया भारत शुगर्स में प्रॉफिट्स ले लेने चाहिए या फिर होल्ड रखें? दीपाली जी, मेरा ऐसा मानना है कि शुगर सेक्टर एक फ्लेवर दिखाता रहा है ऑफ लेट, और जिस तरह से हमने देखा है कि शुगर स्टॉक्स में एक बज बनते हुए देखने को मिला है और हम कुछ ही हफ्ते दूर हैं यहाँ पर एनुअल बजट से भी। तो मुझे लगता है कि शुगर स्टॉक और शुगर सेक्टर एक ऐसा स्पेस है जहां पर अभी यहाँ पर पोजीशन को होल्ड किया जा सकता है। पर्टिकुलरली अगर डालमिया शुगर की बात करूं तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक अच्छा पॉजिटिव सेटअप है। शॉर्ट टू मीडियम टर्म चार्ट्स काफी पॉजिटिव हैं। तो पहला काम तो ये करें कि 128-130 रुपए पर अपना स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेल कर लें, जिससे कि उनका एक कम से कम एक मिनिमम प्रॉफिट लॉक हो जाएगा।
मेरा ऐसा मानना है कि अगले 3 से 4 हफ्ते में स्टॉक 165 से 170 रुपए तक का भी रनअप दिखा सकता है, तो एक स्टॉप लॉस को ट्रेल करें और यहां पर बने रहें। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह है, एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ अपने पोजीशन को रखिए। हमारे साथ भरत है चेन्नई से बातचीत करने के लिए। नमस्कार भरत, बताइए सवाल अपना। हाँ नमस्कार मैडम। मैंने रिलायंस का शेयर 326 शेयर लिया है 1881 रुपया में। मैं लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड कर सकता हूँ क्या? लॉन्ग टर्म के लिए रिलायंस होल्ड करना चाहिए या फिर नहीं, बताइए क्या सजेशन होगा। 1881 की बाइंग है। दीपाली जी बिल्कुल मेरा ऐसा मानना है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज बाजार से पहले थोड़ा सा यहाँ पर टॉप आउट होता हुआ नजर आया है, लेकिन बावजूद इसके जो लॉन्ग टू मीडियम टर्म चार्ट सेटअप है वो एक्सट्रीमली पॉजिटिव है और मुझे लगता है कि इनकी खरीदारी का जो रेट है वो ऑलरेडी बहुत अच्छा भाव है। मेरा ऐसा मानना है कि स्टॉक अगर बाजार में थोड़ी सी करेक्शन देखने को मिलती है तो 1800 के लेवल्स को दोबारा से रिटेस्ट कर सकता है। 1800 के नीचे अगर आपको कोई भी डिप मिलता है तो वहां पर बिल्कुल दोनों हाथों से ग्रैब कीजिए स्टॉक को और मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से स्टॉक में बने रहिए। मेरा ऐसा स्ट्रांग मानना है कि स्ट्रांग बिलीफ है कि अगर आप स्टॉक को 6 से 8 महीने का समय देते हैं तो ये स्टॉक फिर से एक बार नए हाइज बनाता हुआ दिखेगा, तो बिल्कुल यहां पर बने रहें और यहां से कोई भी गिरावट मिलती है तो यहां पर पोजीशन को ऐड करें। तो डिप्स पर खरीदारी करने की सलाह भी है, एग्जिस्टिंग पोजीशन को आप होल्ड भी कीजिए, ये सजेशन है। और डिस्क्लेमर भी देना चाहेंगे कि सीएनबीसी आवाज यानी जो टीवी 18 ब्रॉडकास्ट है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज का ही हिस्सा है। अगला सवाल जो है वो ट्विटर के जरिए आया है टुनेश भरत का, और सवाल है इनका जीएसपीएल पर 1 मंथ का व्यू है। 216 की बाइंग है, 50 शेयर्स है इनके पोर्टफोलियो में। बताइए हिमांशु, 216 की बाइंग है 1 मंथ के पर्सपेक्टिव से क्या करना चाहिए, क्योंकि इनके भाव से थोड़ा नीचे है ये स्टॉक, क्या सजेशन है? दीपाली जी स्टॉक में जी, तो हिमांशु से कनेक्शन का प्रॉब्लम हुआ है और उनसे वापस रिकनेक्ट करेंगे। जीएसपीएल की हम यहाँ पर बात कर रहे थे जहां पर 216 की बाइंग है, 213 पर स्टॉक आज बंद हुआ है थोड़े दबाव के साथ, ऑलमोस्ट 4 रुपए नीचे यानी 0.25% की वीकनेस के साथ। लेकिन जब रिकनेक्ट करेंगे हिमांशु तो उनसे व्यू लेंगे जीएसपीएल पर। एक ब्रेक के लिए इतने यहाँ पर रुक जाते हैं, जब लौटेंगे तो जीएसपीएल पर तो उनके रिवाइज कमेंट्स लेंगे ही, साथ ही कुछ और क्वेरीज को भी शामिल करेंगे। फेसबुक ट्विटर पर स्पेशली जो सवाल हमें मिल रहे हैं मेजरली उन पर हमारा रहेगा फोकस। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं कल का बाजार। हमारे साथ हिमांशु गुप्ता मौजूद हैं आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए। हिमांशु, ब्रेक में जाने से पहले तुनेश का एक सवाल आया था जीएसपीएल पर, 216 की इनकी बाइंग है, 1 मंथ का व्यू है, बताइए क्या कमेंट्स है आपके? दीपाली जी फिलहाल मैं अगर जीएसपीएल की बात करता हूं तो ये जो चार्ट सेटअप है ये एक रेंज बाउंड सेटअप है और यहां पर स्टॉक ने एक ब्रेकआउट देने की कोशिश की थी 230 रुपए के ऊपर, लेकिन वो रैली फिजल आउट होते हुए नजर आई। बहरहाल मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक इवेंचुअली वापस से एक बार ऊपर जाने का अटेम्प्ट कर सकता है और अब की बार अगर 230-235 रुपए के जोन पर नहीं है, यहाँ पर 260 रुपए तक के टारगेट्स भी आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल मेरी सलाह रहेगी कि 207 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ इस पोजीशन में बने रहें। ठीक है, अगला सवाल राजीव मित्तल ने भेजा है न्यू इंडिया इंश्योरेंस पर 130 की बाइंग है, 500 शेयर्स लिए हुए हैं और व्यू है इनका 3 मंथ्स का, बताइए। दीपाली जी अच्छा सेटअप है, मैं समझता हूं स्टॉक का एक लंबी एक्यूमुलेशन के बाद स्टॉक ने एक ब्रेकआउट देने की कोशिश करी। फिलहाल एक छोटा सा शॉर्ट टर्म एक रेंज बाउंड कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पर इसको थोड़ा सा समय दीजिए। 120 रुपए का एक पोजिशनल स्टॉप लॉस अगर आप मेंटेन करना चाहें तो वो किया जा सकता है। स्टॉक 130-132 रुपए के ऊपर की जैसे ही क्लोजिंग देगा उस कंडीशन में मुझे लगता है कि 145 और 150 रुपए तक के टारगेट्स नियर टर्म में देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल न्यू इंडिया एश्योरेंस में बना रहा जा सकता है। ठीक है, हरीश हमारे साथ अगले कॉलर फोन लाइन पर बातचीत करने के लिए। हरीश नमस्कार, बताइए सवाल अपना। मैडम मेरे पास 15 शेयर है वैंकीज के, मैंने 1170 में दिए हैं। 1170 की आपकी बाइंग है वैंकीज में, और वैंकीज इनफैक्ट पिछले 3 सेशन से स्पेशली कमजोर रहा है काफी बर्ड फ्लू की खबरों के बीच में। और लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि इनकी जो पोजीशन है खरीदारी की वो अभी भी प्रॉफिट्स में है, क्या सजेशन रहेगा? जी, और अक्सर हम ये देखते हैं कि अच्छे स्टॉक्स में बुरी खबर के चलते एक अच्छी एंट्री का मौका बनता है।
हालांकि बिल्कुल हम लगातार 3 ट्रेडिंग सेशन से इसमें दबाव बनते हुए देखने को मिल रहे हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जब तक स्टॉक 1500 रुपए को होल्ड कर रहा है, यहाँ पर स्टॉक का जो मीडियम टर्म सेटअप है वो पॉजिटिव है। तो अगर ये एक नियर टर्म या शॉर्ट टर्म का एक व्यू रखना चाहते हैं तो 1500 रुपए के क्लोजिंग स्टॉप लॉस को मेंटेन करें। अगर 1500 रुपए के नीचे की क्लोजिंग यहाँ पर देखने को मिलती है तो यहाँ पर अपना मुनाफा बांधकर यहाँ पर पोजीशन से हाल फिलहाल के लिए नेगेटिव न्यूज के चलते एग्जिट किया जा सकता है। लेकिन अगर लंबी अवधि का एक नजरिया है तो मुझे लगता है कि स्टॉक का चार्ट सेटअप काफी पॉजिटिव है। और अगर इसमें आगे चल के नीचे के भी लेवल्स आपको देखने को मिलते हैं 1300 1250 रुपए के आसपास इस खराब न्यूज फ्लो के चलते, तो वहां पर भी मीडियम टू लॉन्ग पर्सपेक्टिव से, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से खरीदारी करके चला जा सकता है। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह है, डिप्स मिले तो आप बाय भी कर सकते हैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। पुष्पेंद्र ने सवाल भेजा है फेसबुक के जरिए, सागर सीमेंट पर 650 के प्राइस पर इन्होंने 100 शेयर खरीदे हुए हैं, जानना चाहते हैं क्या करना चाहिए। सीमेंट स्टॉक्स में इनफैक्ट आज मोमेंटम पॉजिटिव था, स्पेशली दिग्गज स्टॉक से वहां पर काफी खरीदारी हो रही थी। ये स्टॉक भी इनके भाव से 15-16 रुपए ऊपर है। हिमांशु, क्या करना चाहिए सागर सीमेंट में? आखिरी 1 घंटे में जबरदस्त खरीदारी लौटते हुए नजर आई। मुझे लगता है कि सागर सीमेंट का सेटअप भी काफी पॉजिटिव है। 640 रुपए का एक स्टॉप लॉस को ट्रेल करें, यहां पर पोजीशन को होल्ड करें, और अगर ये स्टॉक 670-675 रुपए के ऊपर निकलने की चेष्टा करता है और उसके ऊपर रुकता है तो मुझे ऐसा लगता है कि 720 से 740 रुपए तक के टारगेट 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकते हैं। तो 640 रुपए के एक स्टॉप लॉस के साथ यहां पर पोजीशन को होल्ड करें। है हमारे साथ फोन लाइन पर कोलकाता से संतोष जी, नमस्कार। नमस्कार। हेलो, पूछिए क्या सवाल है आपका? मेरा है CNBC, मैंने लिया हुआ है 1000 से 30 रुपीज में। NBCC जी जी, ठीक है। NBCC 30 रुपए की आपकी खरीदारी है, 32 रुपए पर ये ट्रेड हो रहा है, तो 2 रुपए का फायदा आपको हो रहा है फिलहाल हर शेयर पर। पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा, बताइए। NBCC पर इनका सवाल है। हिमांशु, क्या सलाह होगी? के लिए मेरी जो सलाह है वो ये है कि NBCC में एक काफी पेशेंस टेस्ट करने के बाद स्टॉक एक अच्छा फॉर्मेशन बनाता हुआ नजर आ रहा है और स्टॉक इवेंचुअली हायर हाइज हायर लोज का सीक्वेंस बनाते हुए नजर आया है। तो अगर इनका नजरिया मीडियम टू लॉन्ग टर्म है तो इस पोजीशन को होल्ड करें। कोई भी गिरावट अगर 28-29 रुपए के आसपास आने वाले दिनों में देखने को मिलती है तो वहां पर पोजीशन को ऐड किया जा सकता है। और अगर ये एक स्टॉप लॉस लगाना चाहें तो 26 रुपए के नीचे का एक स्टॉप लॉस लगा के इस पोजीशन में बने रहें। मेरा ऐसा मानना है कि मीडियम टर्म में यहाँ पर 40 से 42 रुपए तक के टारगेट NBCC में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह है 38 से 40 रुपए के टारगेट्स के लिए। महिपाल यादव ने फेसबुक के जरिए सवाल भेजा है IDFC फर्स्ट पर, और 1000 शेयर्स इन्होंने खरीदे हुए 33 रुपए के प्राइस पर। व्यू इनका एक्सट्रीम लॉन्ग टर्म है क्योंकि 10 इयर्स का टाइम ही दे सकते हैं, ये इनका कहना है। तो बताइए 33 रुपए के प्राइस से क्या सजेशन रहेगा? मुनाफे में है फिलहाल। दीपाली जी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमबैक यहाँ पर आज IDFC फर्स्ट बैंक में देखने को मिला है और लोअर लेवल से ऑलमोस्ट स्टॉक ऑलरेडी डबल हो चुका है। 10 साल के नजरिए से मुझे लगता है कि फंडामेंटली अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग आज के सेशन में यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर जो एक नंबर्स यहाँ पर पोस्टिंग आज देखने को मिली थी, तो उसके चलते मुझे लगता है कि एक आइडियल कैंडिडेट है, यहाँ पर बना रहा जा सकता है। गिरावट में अगर 34 रुपए 32 रुपए तक की कोई डिप यहाँ पर करेक्शन में स्टॉक मिलता है तो वहां पर पोजीशन को ऐड करें। और मुझे लगता है कि एक बार स्टॉक 45 से 46 रुपए के ऊपर चलना शुरू होगा तो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम यहाँ पर तेजी का बनता हुआ नजर आएगा और लॉन्ग टर्म में एक अप ट्रेंड जो है वो बनता हुआ नजर आएगा। तो इस स्टॉक में बना रहा जा सकता है। 34-36 रुपए के में अगर कभी आने वाले दिनों में कोई डिक्लाइन देखने को मिलती है तो वहां पर पोजीशन को ऐड भी किया जा सकता है। डिप्स मिले तो खरीदिए और होल्ड रखिए स्टॉक को। वसंत ने एक सवाल भेजा है फेसबुक के जरिए टाटा पार पर। 69 के प्राइस पर इन्होंने शेयर्स खरीदे हुए हैं। व्यू है इनका 3 मंथ्स का, जानना चाहते हैं क्या करें। तो बताइए टाटा पार, एक बार देखिए स्टॉक को और बताइए क्या सजेशन इनके लिए रहेगा 69 के बाइंग प्राइस के हिसाब से। दीपाली जी, अगेन एक आउट परफॉर्मर स्टॉक रहा है। लोअर लेवल्स में बहुत ही अच्छी रिकवरी यहाँ पर आते हुए देखने को मिली है और अच्छी बात यह है कि इन्वेस्टर के बाइंग प्राइस से यहाँ पर स्टॉक ऑलरेडी 10 रुपए करीब ऊपर है। मेरा ऐसा मानना है कि ये स्टॉक 90 रुपए तक के जाने के पोटेंशियल रखता है, तो यहाँ पर अभी पोजीशन को होल्ड किया जा सकता है। 73 रुपए के नीचे का एक स्टॉप लॉस लगाएं और यहाँ पोजीशन को बने रहें।
88 से 90 रुपए के आसपास यहाँ पर मुनाफा बांधा जा सकता है। ठीक है, अगले कॉलर हमारे साथ बातचीत करने के लिए धीरज हैं फोन लाइन पर जम्मू एंड कश्मीर से। धीरज नमस्कार। मैम हेलो, मेरा सवाल ये है मैम, मेरे पास धीरज कहाँ से बोल रहे हैं एग्जैक्टली आप, जम्मू से या फिर कश्मीर से? हाँ, मैं किश्तवाड़ से बोल रहा हूँ, मतलब कश्मीर वैली के पास ही है किश्तवाड़। तो वहां तो काफी बर्फबारी हो रही है, अभी कैसा मौसम है वहां भी? हाँ मैम, बारिश हो रही है, अभी काफी बारिश हो रही है, 2 दिन हो गए लगातार, बर्फ भी पड़ रही है। जी मैम। जी हाँ जी। स्टॉक बताइए कौन सा लिया हुआ है आपने? मैंने AB कैपिटल लिया हुआ है मैम, 88 पे 500 शेयर है मेरे पास मैम। आदित्य बिरला कैपिटल 88 की बाइंग है, उन्हीं लेवल्स के आसपास ट्रेड हो रहा है। पूछ लेते हैं हिमांशु का क्या सजेशन रहेगा। इनके भाव पर ही है ये स्टॉक, तो निकल जाना चाहिए या फिर वर्थ होगा इसको होल्ड करना? दीपाली जी, दिनेश जी के लिए जो सलाह है वो ये रहेगी कि स्टॉक अच्छा है, लेकिन ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से अभी यहाँ पर कोई भी ऐसा इंडिकेशन नहीं है कि नियर टर्म में यहाँ पर कोई अच्छा उछाल यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर नजरिया मीडियम टर्म का है तो यहाँ पर होल्ड किया जा सकता है। मेरा ऐसा मानना है कि 88 से 82 रुपए की रेंज में यहाँ पर एक थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में कंसोलिडेशन बनता हुआ नजर आ सकता है, और उसके बाद इवेंचुअली आने वाले कुछ हफ्तों या महीनों के बाद यहाँ पर एक ब्रेकआउट बनता हुआ नजर आएगा, और उस कंडीशन में ये स्टॉक 100 रुपए के ऊपर जाने की क्षमता रखता है। लेकिन अगर बहुत नियर टर्म का नजरिया है तो मुझे लगता है कि इस पोजीशन से एग्जिट किया जा सकता है, क्योंकि अभी यहाँ पर कोई भी ब्रेकआउट का कोई संकेत नहीं है। ठीक है, अगला सवाल रवि का है, हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है कोटा राजस्थान से। रवि नमस्कार, बताइए सवाल अपना। हाँ मैम, मेरा कुछ शेयर से PC ज्वेलर्स के 61.47 का प्राइस है। ये 1-1.5 साल से मैंने होल्ड किया हुआ है इसको, तो अभी आगे कुछ रहेगा इसका? अभी कुछ इंक्रीज हो रहा है प्राइस। और इसके अलावा एक और था, एक कैडेलिया 61.5 रुपए की खरीदारी है। हाँ, कैडेला में क्या है आपका खरीदारी का भाव? उसका है मैडम 485। ठीक है, तो 485 की बाइंग है कैडिला हेल्थ केयर की, 480 पर ट्रेड हो रहा है, तो थोड़ा सा नीचे है कैडिला में इनकी खरीदारी की पोजीशन। लेकिन ज्यादा चिंता की बात है PC ज्वेलर्स में 61 रुपए के आसपास इन्होंने खरीदा, एंड आई एम श्योर यही सोचकर खरीदा होगा कि ट्रिपल डिजिट का स्टॉक 2 डिजिट में मिल रहा है, वो भी 60 रुपए के आसपास। लेकिन अब तो ये स्टॉक वहां से भी काफी फिसल चुका है। पूरी ज्वेलरी पैक में बाइंग देखी हमने, इसीलिए ये स्टॉक भी चला है। नुकसान थोड़ा सा कम हुआ है इनका, लेकिन अभी भी काफी हो रहा है। हिमांशु, क्या सजेशन रहेगा PC ज्वेलर्स में और कैडिला हेल्थ केयर में? दीपाली जी, मेरा ऐसा मानना है कि PC ज्वेलर्स में जो ये रिकवरी है ये एक डेड कैट बाउंस है, और मुझे नहीं लगता कि ये एक लेवल के बाद 30 या 32 रुपए के बाद कोई ज्यादा खास तेजी यहाँ पर दिखा पाएगा। इस रिकवरी, बाजार की रिकवरी के चलते आप खराब स्टॉक से एग्जिट कीजिए, और अगर आप गोल्ड या गोल्ड से रिलेटेड स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो पहला विकल्प टाइटन रहेगा, और उसके अलावा मुथूट फाइनेंस एक दूसरा स्टॉक है जो कि गोल्ड के लिए एक अच्छा प्रॉक्सी प्ले है। दोनों ही स्टॉक्स अच्छे आउट परफॉर्मर रहे हैं। आप थोड़ी सी गिरावट का वेट कीजिए, खराब बाजार खराब दिनों में इनमें से दोनों में से किसी एक स्टॉक में आप निवेश कर सकते हैं, और PC ज्वेलर्स में फिलहाल आप अपना नुकसान बांध सकते हैं। साथ ही साथ दूसरी अगर कैडिला की बात की जाए दीपाली, तो वहां पर पॉजिटिव सेटअप है। मुझे लगता है कि 460 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन 490 एक सप्लाई जोन है। जैसे ही स्टॉक उसके ऊपर निकलेगा 530 से 540 रुपए तक के टारगेट कैडिला में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये व्यू है कैडिला हेल्थ केयर पर, जहां पर होल्ड करने की सलाह है। PC ज्वेलर्स में ऊपरी स्तरों पर एग्जिट कीजिए, यही सजेशन रहेगा। सवाल इतने ही शामिल करेंगे, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले बात करेंगे CNBC आवाज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के खास मुहिम इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर के बारे में। एक लंबी ड्राइव पर जाने से पहले हम ये सुनिश्चित करते हैं कि गाड़ी के सभी पुर्जे बेहतर स्थिति में है या फिर नहीं, ताकि आगे जाकर कोई परेशानी ना हो। उसी तरह हमें अपने निवेश को सुरक्षित रखने के लिए समय समय पर पावर ऑफ अटॉर्नी की जांच करने की जरूरत है। यदि आपके ब्रोकर की वजह से आपके डीमैट खाते में कोई खामी है तो आप मुसीबत में फंस सकते हैं। इसीलिए आपको वक्त वक्त पर अपने डीमैट खाते को चेक करना चाहिए कि आपके जरिए खरीदे गए शेयर्स या फिर म्यूचुअल फंड यूनिट्स आपके ब्रोकर द्वारा आपके खाते में जमा किए गए हैं या फिर नहीं। एक सतर्क निवेशक वही है जो इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई इन छोटी छोटी बारीकियों पर भी गौर करता है। आपके क्विक कमेंट हिमांशु इस टॉपिक पर?
बिल्कुल दीपाली जी, एक सतर्क निवेशक वही है जो हर तरह से सतर्क रहे। आपने बिल्कुल सही बखूबी एग्जाम्पल दिया कि जैसे हम अपनी गाड़ी चलाने से पहले, ड्रॉप साइड से जाने पहले सब कुछ चेक करते हैं, इसी तरह रेगुलर इंटरवल्स में ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने जो पोर्टफोलियो है, जो स्टॉक्स हैं, जो होल्डिंग है, उनको रेगुलर इंटरवल्स पर चेक करें और अगर कोई भी डिस्क्रिपेंसी है तो उसको रेगुलेटरी अथॉरिटी को रिपोर्ट करें। शुक्रिया हिमांशु, शो का हिस्सा बनने के लिए और सभी क्वेरीज पर अपनी राय देने के लिए। तो इसी के साथ कल का बाजार में इतना ही। लिंक खबरों पर लगातार अपडेट के लिए CNBC आवाज से जुड़े रहिए ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार। गुड बाय।